और शुक्रवार को एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई थी, ये जो एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने के लिए बड़े कॉर्पोरेट्स टाई अप कर रहे हैं सीधा। अजय, जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए एआई प्लेटफॉर्म नेविडिया के साथ टाई अप हो रहा है और टाटास का भी हुआ है। देखिए ये बड़ी खबर है। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखें तो ये करीब 2.5-2.3 के करीब खबर आई है। एनवीडिया दुनिया में सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर किसी हाई ग्रोथ कंट्री के लिए बहुत क्रिटिकल एसेट होता है। इसीलिए ताइवान को इतना ज्यादा एक तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। अमेरिका का कोई खास प्रेम भाव नहीं है, लेकिन उनकी डिपेंडेंस जो है सेमीकंडक्टर। तो अगर खैर हमारे यहाँ भी काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए। तो रिलायंस जो अपने आप को टेक्नोलॉजी कंपनी, अगर आपने रिलायंस की एजीएम में इनफैक्ट अविनाश आ गए हैं, वो बताएंगे, उनकी सुनी होगी आपने स्पीच चेयरमैन साहब की, तो बार बार ये बात बोल रहे थे कि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, अलग अलग तरीके की लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो जब ये एनवीडिया की खबर आई तो भाव एकदम फ्लैट था रिलायंस का, और लास्ट आवर ट्रेड में एकदम बंद होके ऊपर बंद हुआ। और रिलायंस पूरे हफ्ते चला नहीं है। ये एनवीडिया की खबर सेंटिमेंटली मुझे लगता है काफी पॉजिटिव। ये देखिए डेज हाई करीब बंद हुआ था। हालांकि इसे समय लग सकता है, लेकिन एक डायरेक्शन मिल रहा है रिलायंस को कि बाजार को, कि रिलायंस किस तरह के एरियाज में सब वो इच्छुक है आगे धंधा बनाने के लिए। जो ट्रेडिशनल रिफाइनिंग है उसमें तो बात भी नहीं होती है, सिर्फ टेक्नोलॉजी टाइप की। अब जीए प्लेटफॉर्म अगर एनवीडिया के साथ करेगा तो इसका एक टाइम था जब ये 10 टाइम फॉरवर्ड ट्रेड होता था कमोडिटी स्टॉक की तरह। मैंने इसको 10 टाइम्स फॉरवर्ड वैल्यूएशन देखी है। अब हम 25 टाइम फॉरवर्ड, अगर एनवीडिया और जियो प्लेटफॉर्म और ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये 35 टाइम फॉरवर्ड जा सकता है। ये जो खबर आई थी अविनाश, और ये स्टॉक जैसे रिएक्ट किया फ्राइडे को, इस हफ्ते आपको लगता है पॉजिटिव बायस के साथ रिलायंस ट्रेड करेगा? बाकी कंपोनेंट चल रहे हैं इंडेक्स के, बट रिलायंस थोड़ा अभी तक सॉफ्ट था। नहीं, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अजय। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो एनवीडिया की खबर है, जैसे कि आपने भी कहा कि इमीडिएट इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आएगा, कितना आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए ये जो टाई अप है डेफिनेटली इज गोइंग टू गो अ वेरी लॉन्ग वे। और इसमें टेक्नोलॉजी की तरफ जितना भी इन्वेस्टमेंट रिलायंस करेगा, मेरे ख्याल से मार्केट को ज़्यादा दिलासा होगा कि जो न्यू एज बिजनेसेस है वहाँ पे ज़्यादा पैसा रिलायंस इन्वेस्ट करेगी। क्योंकि जैसे सभी को पता है ऑयल एंड गैस एक अभी कैश काउ सेक्टर ज़रूर है, लेकिन एक वहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ है। तो जो बड़ी ग्रोथ एरियाज ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी रिलेटेड होंगी, फिनटेक रिलेटेड होंगी, और यहाँ पे जियो फाइनेंशियल जिस प्रकार से अपना बिजनेस स्केल अप करेगा, प्लस जियो मार्ट है, मुझे लग रहा है कि ये दोनों बिजनेसेस पे मार्केट बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव रिलायंस शुड डू वेल। आई मीन नियर टर्म में तो मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा कोई फायरवर्क ना हो, बट येस, आई थिंक जैसे जैसे कमेंट्री और एग्रीमेंट के फाइनल डिटेल्स बाहर आएंगे तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये बिजनेस बहुत आगे स्केल अप हो सकता है। अविनाश, एक इंडिया स्ट्रैटेजी पर जेपी मॉर्गन का एक नोट आया है जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा, और हम देख भी रहे हैं, अब क्रूड फिर से 91 की तरफ इंचअप हो गया है, लेकिन इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं दिख रहे, दबाव में आपको ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स नहीं दिख रहे, या फिर क्रूड डेरिवेटिव्स नहीं दिख रहे, बाजार तो और उल्टा तेजी के मूड में ही दिख रहा है। लेकिन एफएमसीजी स्पेस पर अच्छा खासा दबाव है। आप देखें भी तो पूरा एफएमसीजी पैक अगस्त महीने में भी बड़ा लगाड़ रहा है। हालांकि ये बात भी ठीक है, एफएमसीजी पहले चला और उनके रीजंस भी हैं, मॉनसून डेफिसिट होना, वॉल्यूम ग्रोथ इतनी नहीं दिखना, अब आगे नंबर्स भी आएंगे Q2 के, तो क्या एफएमसीजी पैक थोड़ा सा ड्रैगर रह सकता है? प्रियंका, मुझे लग रहा है कि देखिए, एफएमसीजी में जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट पुश प्रेशर है वो अभी तक हटा नहीं है, और वॉल्यूम ग्रोथ मुझे लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर में काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। हालांकि मानसून्स काफ़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर चुकी है, तो मेरे ख्याल से जो सेकंड हाफ रहेगा वो मेरे ख्याल से एफएमसीजी कंपनीज के लिए शायद ठीक रहेगा। सेकंड क्वार्टर में आपको शायद वापस वॉल्यूम ग्रोथ मिड टीन्स में देखने को मिलेगी, और क्रूड का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज पे भी प्ले आउट होगा। तो कई कंपनीज का जो रॉ मटेरियल रिलेटेड जो खर्चा है वो क्रूड रिलेटेड है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसीलिए शायद मार्केट्स थोड़ा सा इस सेक्टर पे कॉशियस है। हालांकि कंजम्पशन एक बहुत अच्छा थीम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस भी कुछ सस्ते नहीं है, काफी महंगे है। तो आई थिंक ओवरऑल कोई करेक्शन अगर आता है तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप जैसे हिंदुस्तान लीवर है, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है, मैरिको है, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट सेकंड क्वार्टर के बाद थोड़ी क्लैरिटी मार्जिन्स पे और वॉल्यूम ग्रोथ पे आपको मिलेगी, तो मेरे ख्याल से तब तक ये सेक्टर और ये स्टॉक्स सारे थोड़े से स्लो मूवमेंट में ही देखने को मिलेंगे। तो यही कारण है कि आपको ये स्टॉक्स थोड़ा सा एक स्लो मूवमेंट ट्रेजेक्ट्री में आपको अभी दिख रही है। बड़े दिनों के बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो बैटरी स्टॉक्स में से आना शुरू हुआ है।
वीकेंड में हमने देखा अमारा राजा एक्सपेंशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एक्साइड भी धीरे धीरे 260 वाला 275 की तरफ आया। आप बैटरी स्टॉक्स में किसी में बेट लेना चाहेंगे, पोजिशनल बेट? मुझे लग रहा है कि अजय, अमरा राजा बैटरीज ये काफी अच्छा विकल्प है, क्योंकि देखिए पहली बात तो इनका ओईएम और रिप्लेसमेंट मार्केट में काफी बड़ा सिग्निफिकेंटली मार्केट शेयर बढ़ा है पिछले 2-3 सालों में। और सबसे बड़ी बात ये, अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोटिव सेक्टर, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे रेलवे, टेलीकॉम को भी बैटरी सप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी एक्सपांशन करने के बाद भी ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, इक्विटी भी करीबन 17 करोड़ है, तो जो रिटर्न रेशियोज है वो भी काफी अच्छे हैं। एटलीस्ट आरओसी आरओई आप कंपनी में देखोगे तो लगातार ऑलमोस्ट 18-20% का एवरेज इन्होंने मेंटेन किया है। मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का जो ऑटो सेक्टर में जो ग्रोथ आ रहा है, स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स, टू व्हीलर्स, तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन अच्छी तरह से रहेगा। प्लस हर 2-3 साल के बाद एक रिप्लेसमेंट मार्केट का भी डिमांड इनका फायदा भी इनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये भी अंदाजा लगा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरीज पे भी इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, तो इसका भी जब कमिश्निंग होगा तो कंपनी को काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन अमरा राजा डेफिनेटली लुक्स बेटर पोजिशन कंपेयर टू एक्साइड। ओके, अमरा राजा वर्सेस एक्साइड का एनालिसिस। बाजार में कुछ आपको समझ में आ रहा है इस समय नए परचेजेस के लिए, या बढ़ा हुआ लग रहा है? नहीं अजय, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा होल्ड पे अपनी पोजीशंस रखूंगा। जैसे कुछ ने भी कहा है कि मार्केट्स बहुत जल्दी मिड कैप लार्ज कैप्स में भागा है। मेरे ख्याल से ये मार्केट में पैसा तब बनेगा जब थोड़ा सा एक रीजनेबल हेल्दी करेक्शन आएगा। बट लार्ज कैप में हमको लग रहा है कि अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो एल&टी आज लास्ट डे है बायबैक का। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर पोजीशंस ऐड करते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये भी एक अच्छा विकल्प है। अच्छी खासी अपसाइड आपको अगले 12-15 महीने में मिलेगी। तो एल&टी लार्ज कैप में है, बट बाकी सारे पोजीशन हम थोड़ा सा मार्केट का करेक्शन के लिए वेट करेंगे। लेकिन कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में आज चांसेस थे कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस जारी रहेंगी, क्योंकि बाकी सारे बैंकों के कंपैरिजन में ये उतना ज़्यादा चला नहीं है, और इसी से बैंक निफ्टी को इस समय तेज़ी मिल रही है। कुछ और मिड कैप टाइप के 10%, प्राज इंडस्ट्रीज 10%, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी लेके आई है। आज हमने सुबह बात की थी इस बारे में। आज एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त दिख रहा है, बट डर भी लग रहा है इस बात से। एक स्टॉक है, उसका नाम है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। उसके अंदर जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार है, वो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बन गई है, और करीब 40-45% ग्रोथ आई है। स्टार हेल्थ भी लेके आई है और रेलिगेयर भी लेके आई है। अविनाश, आपने स्टार हेल्थ देखा है, हाल ही में बहुत सॉलिड नंबर्स आए थे। उसके बाद रेलिगेयर का भी हेल्थ का नंबर बहुत अच्छा आया। अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस खेलना है तो प्योर ये 2 स्टॉक ही अवेलेबल हैं, आप कौन सा लेंगे? नहीं, आई थिंक अजय, देखिए मुझे वैल्यूएशन वाइज ऑब्वियसली रेलिगेयर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हालांकि ये इतना इंस्टीट्यूशनल फेवरेट नहीं है, लेकिन स्टार हेल्थ में डेफिनेटली ज्योग्राफिकली ये बड़ा प्लेयर है, इसमें अच्छे नंबर्स और भी आने की उम्मीद है। तो जिनको अपना पोर्टफोलियो बनाना है अगले कम से कम 1.5-2 साल के लिए, क्योंकि ये लंबी अवधि के लिए ही आपको इन स्टॉक्स में पोजीशन लेने पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि दोनों स्टॉक्स में इक्वल पोजीशंस ले, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस स्पेस बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगले 2-3 साल के लिए जो हेडरूम ग्रोथ के लिए वो काफी स्ट्रांग है। तो आई वुड बेट ऑन बोथ कंपनीज, बट रेलिगेयर इज अ बेटर चॉइस। ठीक है, मैं आपको ना